हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। तो इस चैप्टर में मेनली हमें कॉन्सेप्ट समझने होंगे, उतना कुछ हमें इसमें याद नहीं करना है या मेमोराइज नहीं करना है। तो समझते समझते चीजें हमारे दिमाग में जाएंगी और ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑटेकोलॉजी इज द, और ऑप्शंस हैं रिलेशन ऑफ हेटेरोजेनस पॉपुलेशंस टू इट्स एनवायरनमेंट, रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरनमेंट, रिलेशन ऑफ अ कम्युनिटी टू इट्स एनवायरनमेंट और रिलेशन ऑफ अ बायोम टू इट्स एनवायरनमेंट। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये ऑटेकोलॉजी वर्ड आया कहाँ से। सो इकोलॉजी तो हमें समझ में आता है कि जब हम लिविंग थिंग्स और उनके इन्वायरमेंट के बीच के इंटरैक्शंस को स्टडी करते हैं, देन दैट इज इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी इकोलॉजी के हिसाब से एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स एंड देयर इज अ कांस्टेंट इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। सही बात है कि हर चीज एक दूसरे से कैसे हमारे पास कनेक्टेड है एंड ऑल्सो कांस्टेंट इंटरैक्शन हो रहा है, तभी हमारा जो लाइफ है उसका एग्जिस्टेंस हो पा रहा है। जो इकोलॉजी है दैट इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट्स। उसके ही दो पार्ट्स हैं हमारे पास, जो है ऑटेकोलॉजी एंड साइनेकोलॉजी। ठीक है, सो ऑटेकोलॉजी और साइनेकोलॉजी जो है दे आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। सो व्हाट इज ऑटेकोलॉजी? तो ऑटेकोलॉजी जो है इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल स्पीशीज। सो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज का अगर हम स्टडी करें विद द एनवायरनमेंट तो उसको हम बोल देंगे ऑटेकोलॉजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास सही ऑप्शन, रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन इकोलॉजी। जबकि साइनेकोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स of different species which are associated together as a unit in the form of a community। ठीक है, तो एक कम्युनिटी का अगर हम रिलेशन चेक करें, स्टडी करें उसके इन्वायरमेंट के साथ, तो उसको हम साइनेकोलॉजी बोल देंगे। तो दोनों ही इकोलॉजी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, दैट इज ऑटेकोलॉजी एंड साइनेकोलॉजी। तो ऑटेकोलॉजी जब हो गया जब हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का रिलेशन स्टडी करना चाह रहे हैं विद द एनवायरनमेंट, तो वो ऑटेकोलॉजी हो गया। और अगर हम एक कम्युनिटी दैट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिसमें डिफरेंट स्पीशीज के हो सकते हैं इंडिविजुअल्स, तो अगर हम उसका इंटरैक्शन स्टडी कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ, देन दैट बिकम्स साइनेकोलॉजी। सो दीज आर टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, तो इसको हम कम्युनिटी इकोलॉजी बोलते हैं। तो ऑटेकोलॉजी जो है ये हेल्प करती है हमें कि हम अंडरस्टैंड कर सकें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप कैसा है। जबकि साइनिकोलॉजी जो है इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटीज एंड द एनवायरनमेंट। तो जाहिर सी बात है जब हम इंडिविजुअल का स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये पता चलेगा कि उस इंडिविजुअल का और उसके इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन है। जबकि जब हम पूरे कम्युनिटी का कर रहे हैं तो पूरे कम्युनिटी का हमें पता चलेगा कि कैसे रिलेशंस हैं उसके इन्वायरमेंट के साथ। सो दैट इज अबाउट ऑर्टिकोलॉजी एंड साइनिकोलॉजी। देन व्हाट इज इकोटोन? सो इकोटोन, अब हमें इकोटोन को बताना है क्या है इकोटोन। सो इकोटोन जो है इट इज अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम्स और बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। तो अगर हमारे पास दो इकोसिस्टम्स हैं या फिर दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज हैं, तो उनके बीच का जो ट्रांजिशन एरिया होगा, जोन ऑफ ट्रांजिशन होगा, उसको हम बोलेंगे इकोटोन। ठीक है, सो इकोटोन इज द जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज। अभी इस इकोटोन का क्या सिग्निफिकेंस है? तो जो इकोटोन्स हैं दे हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट बिकॉज द एरिया इज अ transition between two ecosystems or biomass and is greatly influenced by both the bordering ecosystems. So it contains a large variety of species of flora and fauna. अब आप ही सोचिए
कि दो डिफरेंट जोन्स हैं और उनके बीच एक जोन ऑफ ट्रांजिशन है जहां एक जोन और दूसरे जोन में बदलाव आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर जोन में देयर विल बी डिफरेंट कंडीशंस जो कि दोनों इन्वायरमेंट के होंगे। तो यहाँ पे ज्यादा वेराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों ही इकोसिस्टम्स जिनको ये सेपरेट कर रहा है उन दोनों से ही इन्फ्लुएंस होगा और उन दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स इस ट्रांजिशन जोन में होंगे। और इसके वजह से यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज दोनों ही इकोसिस्टम्स के कंडीशंस जो हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे दिख सकते हैं और उसी हिसाब से ज्यादा वैरायटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना हमें दिख सकते हैं। जैसे कि जो मार्शलैंड्स होते हैं दैट इज बिटवीन ड्राई एंड वेट इकोसिस्टम, एस्चुरीज बिटवीन सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर। So these are ecotones, that is the zone of transitions. So marshlands जैसे ड्राई और वेट इकोसिस्टम्स के बीच में होते हैं, एस्चुरीज बिटवीन सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर। तो ये हुआ हमारे पास इकोटोन का क्या मतलब होता है। देन बॉटम ऑफ अ लेक को हम लेक बेड कहते हैं। जोन ऑफ अ डेवलपिंग कम्युनिटी को हम इकोटोन नहीं कहेंगे। पोल्यूटेड एरिया को भी हम इकोटोन नहीं कहेंगे। सो यहाँ से हमें पता चला कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोटोन, इकोटोन क्या है, देन इकोटोन का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। बायोस्फेयर इज अ, ठीक है, तो बायोस्फेयर क्या है? तो हमें पता है ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है। सो व्हाट इज बायोस्फेयर? तो बायोस्फेयर हमारा पूरा हो गया, दैट इज इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इंटरैक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। अब हम बायोस्फेयर को ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर ये सब में डिवाइड करते हैं। सो लिथोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर हुआ हमारे पास, हाइड्रोस्फेयर हुआ। तो बायोस्फेयर के डिविजन्स होते हैं फर्दर, एंड बायोस्फेयर इज द एडिशन ऑफ ऑल द स्फेयर्स। ठीक है, सो कम तो बायोस्फेयर में क्या होगा, सारे कम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे प्रेजेंट ऑन द अर्थ विच इंटरैक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। सो बायोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट्स लाइफ एंड comprises all of the earth's biomes। ठीक है, तो बायोस्फेयर में बायो ऐसे ही आ रहा है तो लाइफ तो वो सपोर्ट करेगा, साथ ही इट कंप्राइजेस ऑफ सारे बायोम्स, यानी सारे बायोम्स को जब आप ऐड कर देते हैं तो आपके पास जो पूरा मिला के आता है उसको हम कहते हैं क्या, उसी को हम कहते हैं बायोस्फेयर। बायोस्फेयर, ठीक है। सो व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ? तो ये कंपोज होता है ऑफ इकोसिस्टम्स वेयर बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट। तो जो बायोस्फेयर होगा, क्या उसमें सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे या सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे? तो नहीं, बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे और वो इंटरैक्ट भी कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, ताकि हमारा जो लाइफ है उसका सस्टेनेंस, लाइफ जो है वो सस्टेन कर सके। So living organisms such as bacteria, plants and animals and temperature, soil etc. इन सब का interaction होता है and then they can stay in harmony with each other. So bacteria, plants and animals, temperature, soil etc. and all of these components are interacting. It is also called ecosphere and is the sum of all ecosystems. तो मैंने अभी बताया कि जितने भी इकोसिस्टम्स होंगे, जितने भी दूसरे स्फेयर्स होंगे, उन सबका जो हमारे पास एडिशन है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फेयर, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज इकोस्फेयर। ठीक है, ऑल द हैबिटेबल जोन्स ऑन द अर्थ कंस्टिट्यूट द इकोस्फेयर और बायोस्फेयर। तो जितना भी हैबिटेबल जोन्स ऑन द अर्थ, यानी जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, उनका हैबिटेट है, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसको हम इकोस्फेयर या फिर बायोस्फेयर के नाम से जानते हैं। सारे हैबिटेट्स, जितने भी हैबिटेबल जितने भी हैबिटेबल जोन्स होंगे अर्थ पे, सबको मिला के हम बोलेंगे बायोस्फेयर या फिर और इकोस्फेयर। ठीक है, तो देखिए आप, बायोस्फेयर में क्या क्या आ जाता है हमारे पास, हाइड्रोस्फेयर भी आ रहा है, लिथोस्फेयर भी आ रहा है, एटमॉस्फेयर भी आ रहा है, और सबने मिला के क्या बनाया हमारे पास, सबने मिला के बनाया बायोस्फेयर, जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, इन सबका क्या होगा, इंटरेक्शन होगा एंड एग्जिस्टेंस होगा ऑफ लाइफ।
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इकोलॉजिकल नीश इज, तो अब इकोलॉजिकल नीश का डेफिनेशन हमसे पूछा जा रहा है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इकोलॉजिकल नीश? ठीक है, इज इट द सरफेस एरिया ऑफ द ओशन? इज इट एन इकोलॉजिकली अडेप्टेड जोन, or it is the physical position and functional role of a species within the community? It is formed of all the plants and animals living at the bottom of a lake. So ecological niche, इसकी definition आपको याद रहनी चाहिए that it is the physical position and functional role of a species within the community. तो एक community है हमारे पास, उसमें आपको words कैसे याद रखने हैं? एक community है, उसमें क्या होगा? फंक्शनल रोल, कि उसमें जो भी जो भी एनिमल का इकोलॉजिकल नीश आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका फंक्शनल रोल क्या है, और फिजिकल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो क्या पोजीशन वो ऑक्यूपाई करता है उस कम्युनिटी में, एक तो पहला ये हमें पता रहना चाहिए। और उस ये पता हो गया तो अब हमें पता रहना चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शनल रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है उस कम्युनिटी में। तो ये दोनों को मिला के जब हम बताएंगे तो दैट विल बी द इकोलॉजिकल नीश ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, that is the functional role plus physical position in the community, so that is equal to the ecological niche. तो क्या है ये ecological niche? It is the interaction of a species with the other members of its community. So interaction फिर से आ गया हमारे पास, तो जो functional role होगा और हमारे पास physical position होगी, उसके हिसाब से ही कोई भी species बाकी दूसरे members of the community से interact करेगा। सो इंटरैक्शन में भी ये इकोलॉजिकल नीश जो है एक रोल प्ले करता है। देन इन अदर वर्ड्स इट इज डिफाइंड एज द पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। तो वो तो हमने पहले ही देख लिया कि फंक्शनल रोल एंड फिजिकल पोजीशन पता रहेगी हमें इकोसिस्टम में, तभी वो ऑर्गेनिज्म जो है किसी और ऑर्गेनिज्म से इंटरैक्ट करेगा। एंड दैट इज अबाउट इकोलॉजिकल नीश। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीशीज विद इन द कम्युनिटी। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल द मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स हैव shorter ears and longer limbs, longer ears and shorter limbs, longer ears and longer limbs, shorter ears and shorter limbs. अब एलेंस रूल पहले हमें पता होना चाहिए, तब तो हम कोई क्वेश्चन आंसर करेंगे अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल। सो वी शुड बी नोइंग दैट व्हाट इज एलेंस रूल। ठीक है, सो एलेंस रूल क्या बोलता है? दैट द बॉडी शेप्स एंड प्रपोर्शंस ऑफ एंडोथर्म्स वैरी बाय क्लाइमेटिक टेम्परेचर by either minimizing exposed surface area to minimize heat loss in cold climates, or maximizing exposed surface area to maximize heat loss in hot climate. ठीक है, ठीक है, तो हमें कह रहा है कि एलन रूल क्या बोलता है कि एलेंस रूल बोलता है कि अगर आप एक एंडोथर्मिक एनिमल हैं तो आपका जो बॉडी शेप एंड प्रपोर्शन, या एंडोथर्मिक मतलब आप अपना एक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आप एक एंडोथर्म हैं तो आपका जो बॉडी शेप एंड प्रपोर्शन होगा वो वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट इन विच यू आर गोइंग और लिविंग। यानी कि अगर मैं एंडोथर्म हूँ और मैं अगर कोल्ड क्लाइमेट में चली जाती हूँ तो मुझे अपने बॉडी की हीट को प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो मैं मेरा बॉडी ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा कि मिनिमम सरफेस एरिया हो टू मिनिमाइज द हीट लॉस, क्योंकि मुझे हीट को प्रिजर्व करना है इन कोल्डर क्लाइमेट। कोल्डर क्लाइमेट में मेरा हीट लॉस होने का चांसेस ज्यादा है, तो मैं वो नहीं चाहती हूँ, मैं हीट को प्रिजर्व करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बॉडी सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना पड़ेगा। जबकि ऑपोजिट क्या है कि अगर मैं एक एंडोथर्म हूँ और मैं हॉट क्लाइमेट में जाती हूँ तो वहां पे मुझे हीट लॉस करवानी है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज्यादा हीट है, मेरा बॉडी टेम्परेचर और बढ़ना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मेरा बॉडी सरफेस एरिया ऐसे मॉडिफाई होगा कि वो लार्ज सरफेस एरिया हो जाए ताकि ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो। ऑलरेडी इतना हीट है, मुझे और हीट की जरूरत नहीं है।
सो ऐसा होगा अकॉर्डिंग टू एलेन्स रूल कि हमारा जो बॉडी शेप एंड प्रपोर्शन है वो वैरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट इन विच वी आर गोइंग. सो ये रूल जो है predicts that endotherms from hot climates usually have ears, tails, limbs, snouts, etc. that are long and thin. ठीक है, तो अगर आप हॉट क्लाइमेट में हैं तो आपके पास जो ईयर्स होंगे, टेल होंगे, लिम्स होंगे एंड स्नाउट्स होंगे वो लॉन्ग होंगे, थिन होंगे. उनके पास बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा होगी क्योंकि हॉट क्लाइमेट में है. जबकि वही ऑपोजिट अगर कोल्ड क्लाइमेट में ऐसे एंडोथर्म्स जाएंगे तो उनके पास शॉर्टर एंड थिकर वर्जन्स ऑफ दोस बॉडी पार्ट्स होगा. ऐसे लंबे लंबे बॉडी पार्ट्स नहीं होंगे, ज्यादा सरफेस एरिया वाले नहीं होंगे. शॉर्टर एंड थिकर वर्जन्स होगा, यानी कि शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स होगा इन द मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स. क्यों? क्योंकि हमारे पास वहां पे ज्यादा हीट लॉस नहीं चाहिए, इसलिए शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स होंगे. So that is about Allen's rule and that is about question number 5. अब हम आते हैं next question number 6 की तरफ. Salt concentration, that is salinity of the sea measured in parts per thousand is. तो ये हमारे पास एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन हो गया. So जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है ऑफ द सी वो पार्ट्स पर थाउजेंड में कितना होता है, तो ये हमें याद ही रखना पड़ेगा दैट इट इज 30 to 35. अब हम देखते हैं कि ये 30 to 35 क्यों होता है, कैसे होता है. सो अगर हम एक एवरेज निकालें तो जो सी वाटर है इन द वर्ल्ड्स ओशंस, जितने भी वर्ल्ड में ओशंस हैं उनमें जो सी वाटर है इट हैज अ सैलिनिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3.5% और 35 पार्ट्स पर थाउजेंड. तो इनकी जो सैलिनिटी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.5%, दैट इज 35 पार्ट्स पर थाउजेंड. इससे क्या मतलब आ रहा है कि फॉर एवरी 1 लीटर दैट इज 1000 मिलीलीटर ऑफ सी वाटर देयर आर 35 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट. यानी कि 1000 लीटर जो वाटर है उसमें कितना सॉल्ट है हमारे पास, 35 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट है इन 1000 लीटर्स ऑफ वाटर. तो ये मिला के आता है 35 पार्ट्स पर थाउजेंड और 3.5%, दैट इज मोस्टली सोडियम क्लोराइड एंड लेसर क्वांटिटीज ऑफ द अदर सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन इट. तो मोस्टली जो है दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड बाकी सारे सॉल्ट्स जो हैं वो लेसर क्वांटिटीज में है. Then in fresh water the concentration of salts or salinity is nearly zero. तो अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स है या फिर जो सैलिनिटी है दैट इज नियरली जीरो. एंड अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट वाटर, सी वाटर एंड फ्रेश वाटर इन एन estuaries called brackish water and its salinity can range from 0.5 to 35 parts per thousand. तो जो सी वाटर और फ्रेश वाटर का मिक्सचर होता है हमने देखा कि एस्चुरीज में होता है वेयर लेक मीट्स अ सी. तो जो यहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर का मिक्सचर होता है और उस मिक्सचर को हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं. एंड इसकी जो सैलिनिटी है इट कैन रेंज फ्रॉम 0.5 to 35 पार्ट्स पर थाउजेंड. सो 0.5 to 35 पार्ट्स पर थाउजेंड में रेंज कर सकती है इस ब्रैकिश वाटर की सैलिनिटी. और हमने जो देखा कि अगर सी वाटर का हम बात कर रहे हैं, सी वाटर की बात कर रहे हैं तो उसकी सैलिनिटी जो है वो रेंज करेगी फ्रॉम 30 to 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, दैट इज 3.5%, एंड दैट इज इक्वल टू 35 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1000 मिलीलीटर या फिर 1 लीटर ऑफ वाटर. सो एंड मोस्टली एंड मेनली जो ये सॉल्ट है वो कौन सा सॉल्ट है, तो मेनली तो सोडियम क्लोराइड है और साथ में अदर सॉल्ट्स हो सकते हैं. सो मेनली इट इज सोडियम क्लोराइड. ठीक है, सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर. फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड्स मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन एज. तो अगर आप एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं तो आपको कितना जो है वो मीन एनुअल टेम्परेचर चाहिए एंड कितना आपको मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन चाहिए ताकि जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो सके. तो सबसे पहले व्हाट इज अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज अ प्री रेक्विजिट कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं दे आर फाउंड नियर द इक्वेटर. जो इक्वेटर यानी सबसे हॉटेस्ट रीजन ऑन द अर्थ, वहां पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं. सो दे आर फाउंड इन रीजन्स रिसीविंग हाई ह्यूमिडिटी
एंड रेनफॉल, तो यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी रहती है, बहुत गर्मी रहती है, एंड साथ ही बहुत ज्यादा रेनफॉल भी रहता है। सो हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल होगा इन द एरियाज वेयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर प्रेजेंट। चलिए ठीक है, इतना तो हमें समझ में आया। अब अबाउट फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो जो है हमारे पास कि सर्टेन एबायोटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, स्नोफॉल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इकोसिस्टम। तो जब एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है तो आप ही बताइए कि क्या क्या चीजें जो है नेसेसरी होंगी। सो टेम्परेचर होगा, रेनफॉल होगा, स्नोफॉल होगा, एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इकोसिस्टम। सही बात है कि ये सबको मिला के हमारा इकोसिस्टम बनेगा। एंड जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, दे विल नीड अ, आप देख सकते हैं कि अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं। सो जो टेम्परेचर है दैट लाइज बिटवीन, मीन एनुअल टेम्परेचर है वो लाई करता है इन बिटवीन 18 to 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहीं 18 to 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई कर रहा है। एंड द मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, और जो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है दैट इज बिटवीन समवेयर बिटवीन 150 to 400 सेंटीमीटर्स। एंड इससे क्या होगा कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसकी हायर प्रोडक्टिविटी होगी एंड ऑल्सो हाई डाइवर्सिटी होगी, अगर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ऐसा कंडीशंस मिलता है दैट इज 18 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड 150 to 400 सेंटीमीटर्स। सो हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई डाइवर्सिटी मिले देखने को मिलेगी if the tropical forest gets this mean temperature and mean annual precipitation. So that is about question number 7. Option A है हमारा correct answer, और ये डेटा बेस्ड फैक्ट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। So that is about question number 7. अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Which of the following forest plants controls the light conditions at the ground? तो जो हमारे पास इन सारे फॉरेस्ट प्लांट्स में से कौन सा है जो लाइट कंडीशंस एट द ग्राउंड को कंट्रोल कर रहा है। सो अगर आप देखना चाहें तो ग्राउंड को कंट्रोल करने के लिए, सो अमंग द प्लांट्स द ट्रीज आर द टॉलेस्ट वाइल श्रब्स एंड क्लाइंबर्स। तो जो ये लियानास हैं, क्लाइंबर्स हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, ये सब तो शॉर्ट हाइट के प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ये उतने ज्यादा हाइट पर तो पहुंचेंगे नहीं, छोटे छोटे रहेंगे और छोटी हाइट्स तक पहुंचेंगे। तो ये कैसे कंट्रोल करेंगे लाइट कंडीशंस एट द ग्राउंड? इनके पास तो खुद ही जो है कम लाइट पहुंच रही है क्योंकि ये बहुत कम हाइट के हैं। सो लाइट कंडीशंस एट द ग्राउंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? सो जो टॉल ट्रीज होते हैं इन फॉरेस्ट में, ये क्या बना लेते हैं, ये एक कैनोपी बना लेते हैं। सो टॉल ट्रीज जो है कैनोपी बना लेते हैं। कैनोपी यानी जो हमारे लीव्स हैं वो एक दूसरे के साथ, जो दो ट्रीज हैं अगर आप मान लीजिए, वो दोनों लंबे लंबे हैं और उनके लीव्स एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल हो जाते हैं और एक डेंस कवर बना लेते हैं ओवर द रेस्ट ऑफ द प्लांट्स। और इससे क्या होता है, इस कैनोपी के नीचे जो है लाइट ही नहीं आती, ठीक है। सो लाइट ही नहीं आती कि वो छोटे छोटे ट्रीज तक पहुंच सके, ठीक है। तो ये इससे क्या हो जाता है कि जो लाइट नीचे ग्राउंड तक पहुंच रही है वो कम हो जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर कैनोपी बन जाएगी तो हमारे पास एक कवर जैसा बन जाएगा, एक छाता जैसा बन जाएगा, जो हमारा लाइट को प्रिवेंट करेगा कि वो छोटे छोटे प्लांट्स के पास आ सके या फिर ग्राउंड पे भी आ सके। सो lianas and climbers, shrubs and herbs, they are themselves small. वो क्या ही कंट्रोल करेंगे, जो लाइट फॉल कर रही है उनके पास तो खुद ही लाइट नहीं पहुंच रही है। सो who will control the tall trees which are forming canopies? The tall trees which are forming canopies, they will control the light conditions at the ground. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। Then we come to question number 9. What will happen to a well-growing herbaceous plant in the forest if it is transplanted outside the forest in a park? तो एक वेल है और वहां पे हर्बेशियस प्लांट, अच्छा, एक वेल ग्रोइंग हर्बेशियस प्लांट है हमारे पास फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। एक फॉरेस्ट है, वहां पे एक वेल ग्रोइंग हर्ब है, और मैंने क्या किया, उस हर्ब को वहां से उठाया और मैंने उसको एक पार्क में उगाने के लिए रख दिया। अब क्या होगा, क्या वो नॉर्मल ग्रोथ शो करेगा
या फिर it will not grow well because it is planted in the same locality. It will grow well because it is planted in the same locality. It may not survive because of change in its microclimate, or it grows very well because the plant gets more sunlight. तो एक हर्ब था, अच्छा खासा एक फॉरेस्ट में ग्रो कर रहा था। मैंने उसको वहां से उठाया और पार्क में डाल दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि इसका ग्रोथ क्या अच्छा होगा, क्या नॉर्मल होगा, या पहले से कम होगा। तो क्या क्या होना चाहिए? सो एक वेल ग्रोइंग हर्बेशियस प्लांट था, अपने जगह पे खुश था, अच्छे से ग्रो कर रहा था। मैंने उसको उठा के पार्क में डाल दिया, टू अ पार्क। तो क्या होगा? उसकी सारी कंडीशंस चेंज हो गई। जिस कंडीशन से वो हैबिटेट अडैप्ट होके वहां पे रह रहा था उस फॉरेस्ट में, वो तो सब मैंने बदल दिया, सब कुछ ही बदल दिया। तो कोई किसी भी चीज का अगर आप इन्वायरमेंट जिससे वो वेल अडेप्टेड है उसको आप बदल देते हैं, तो क्या वो सरवाइव कर पाता है? तो कर सकता है, पर मोस्टली जो है इट मे नॉट सर्वाइव। क्यों? बिकॉज इसका जो माइक्रो क्लाइमेट है वो ही आपने चेंज कर दिया। जो छोटी छोटी कंडीशंस है वो आपको नहीं पता कि ये किस कंडीशंस में ये हर्बेशियस प्लांट रह रहा होगा। हो सकता है इसे उतनी सनलाइट चाहिए ही नहीं। इसने अडेप्ट कर लिया है टू लिव इन लो लेस सनलाइट। आपने खुले पार्क में डाल दिया, ज्यादा सनलाइट इसको पड़ रही है और इसको चाहिए ही नहीं, तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। बिकॉज फॉरेस्ट में ये वेल ग्रो कर रहा था, यानी इसको सारे कंडीशंस जो इसको चाहिए थे वो मिल रहे थे। आपने उन सारे कंडीशंस को चेंज कर दिया, सो इट मे नॉट सर्वाइव वेल। इट मे नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ अ चेंज इन इट्स माइक्रोक्लाइमेट। एंड माइक्रोक्लाइमेट क्या होता है? इट इज अ लोकल सेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दैट डिफर फ्रॉम दोज इन द सराउंडिंग एरियाज। तो एक सेट होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का, और ये डिफर करता है फ्रॉम दोज इन द सराउंडिंग एरियाज। तो लोकल सेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस तो एक लोकल जगह पे ही होगा। ये तो आप कह ही नहीं सकते कि क्योंकि पार्क और फॉरेस्ट हमारा सेम लोकेलिटी में है, पर फिर भी जो फॉरेस्ट के अंदर जिस जगह पे वो प्लांट ग्रो कर रहा था वहां का लोकल इन्वायरमेंट और उस पार्क का लोकल इन्वायरमेंट सेम है, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। बिकॉज लोकल इन्वायरमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वहाँ का सॉइल, वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे सॉइल का कंटेंट, और ये हम उस फॉरेस्ट का और उस पार्क का कंपेयर नहीं कर सकते। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो प्लांट है वो सरवाइव नहीं करेगा, बिकॉज उसका माइक्रो इन्वायरमेंट ही हमने तहस नहस कर दिया, हमने उसकी पोजिशन ही चेंज कर दी। सो ये होगा हमारे पास, इट मे नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स माइक्रोक्लाइमेट। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ 50 paramecium present in a pool increases to 150 after an hour, what would be the growth rate of the population? अब आप ही सोचिए, 50 थे पहले, ठीक है, 1 घंटे के बाद 150 हो गए, तो 1 घंटे में ग्रोथ रेट क्या होता है? तो हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन दे रखा है 50 पैरामीशियम थे मेरे पास। फाइनल पॉपुलेशन क्या हुआ आफ्टर 1 आवर? तो 150 हो गया। यानी ग्रोथ रेट कितना हुआ? तो एक घंटे में भले बढ़े कितने, सो 150 माइनस 50 100 बढ़ गए, और टाइम कितना है? 1 आवर, दैट इज इट इज 100 पर आवर। 1 घंटे में 100 बढ़ गए, 100 पैरामीशियम और ऐड हो गए। सो ये है हमारे पास 100 पर आवर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बिकॉज हमारे पास हमें क्या निकालना था कि व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट। सो पर आवर में हम निकालेंगे अगर, 50 था, 1 घंटे में 150 हो गया, तो जाहिर सी बात है कि 100 जो है वो ऐड हो गए 1 आवर में। सो 100 पर आवर वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट वुड बी द परसेंट ऑफ ग्रोथ और बर्थ रेट पर इंडिविजुअल पर आवर फॉर द सेम पॉपुलेशन मेंशन्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका बर्थ रेट बताइए, ठीक है, बर्थ रेट पर इंडिविजुअल पर आवर। तो हमें बर्थ रेट बताना है पर इंडिविजुअल पर आवर। तो बर्थ रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? So birth rate is defined as the ratio between the number of individuals added
by birth in an existing population and the initial population size in a given time period. तो बर्थ रेट हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडेड इन अ पॉपुलेशन है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय इनिशियल पॉपुलेशन साइज और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम परसेंटेज निकाल सके. सो दैट विल गिव अस द बर्थ रेट. सो परसेंटेज ग्रोथ और बर्थ रेट पर इंडिविजुअल पर आवर अगर हमें निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स एडेड, तो वो कितना होगा. सो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स विल बी इक्वल टू 100, क्योंकि 100 जो है वो ऐड हो गए थे. तो नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स इज 100, ये हमें पता है. देन हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे बाय द इनिशियल पॉपुलेशन कि एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन कितनी थी. तो पहले तो 50 थी और 50 से 150 हो गई, तो नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स एडेड इज 100 एंड जो इनिशियल पॉपुलेशन है दैट इज 50. एंड देन हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है ये 200%. सो द बर्थ रेट पर इंडिविजुअल पर आवर इज 200%. ठीक है. सो ये जो बर्थ रेट है यहाँ पे 200% निकल के आई हमारे पास. तो ये हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. A population has more young individuals compared to the older individuals. What would be the status of the population after some years? आप ही सोचिए कि एक पॉपुलेशन है उसमें जो यंग इंडिविजुअल्स हैं वो ज्यादा हैं एंड जो ओल्ड इंडिविजुअल्स हैं वो कम हैं. सो यंग इंडिविजुअल्स जो हैं इसका क्या मतलब है एज कम्पेयर टू द ओल्डर इंडिविजुअल्स. तो जो हमारे पास ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं वो तो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, अब उनका एक अल्टीमेट है दैट इज डेथ. वो मर सकते हैं और उनका कोई रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होगा. जबकि जो यंग इंडिविजुअल्स हैं वो हम उसमें हमारे पास बहुत सारा प्रपोर्शन जो है वो रिप्रोडक्टिव एज में होगा एंड this part of the population will also enter the reproductive age in coming years. तो यंग पॉपुलेशन में कुछ तो हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज में ऑलरेडी होंगे एंड कुछ दिन बाद जो है हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज में एंटर करेंगे. सो इन बोथ द केसेस क्या होगा हमारे पास कि रिप्रोडक्टिव एज में इंडिविजुअल्स ज्यादा हैं तो वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे और ज्यादा न्यू पॉपुलेशन को प्रोड्यूस करेंगे. So what will be the status of the population after some years? Will it decline? तो हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज में इंडिविजुअल्स ज्यादा है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं होगी, पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगी नहीं, पॉपुलेशन तो बढ़ेगी क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज या फिर यंग एज में इंडिविजुअल ज्यादा हैं. सो पॉपुलेशन विल इंक्रीज. इट विल फर्स्ट डिक्लाइन एंड देन स्टेबलाइज. तो ये भी नहीं होगा, पॉपुलेशन विल ओनली इंक्रीज इन दिस केस बिकॉज जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं वो ज्यादा हैं. सो वो ज्यादा न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे और पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे. सो द पॉपुलेशन विल इंक्रीज आफ्टर सम इयर्स बिकॉज most of the people are either in reproductive age or they are going to enter reproductive age in the coming years. So that will be question number 12 कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो तो भाई इंक्रीज ही करेगा, वो स्टेबलाइज नहीं करेगा, वो डिक्रीज भी नहीं करेगा, वो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा. सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 12. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. व्हाट पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर टाइगर सेंसस इन आवर कंट्रीज नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज. तो जो नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरीज है हमारे कंट्री इंडिया में वहां पे आप क्या चीज से टाइगर सेंसस यानी टाइगर पॉपुलेशन को आप अगर मेजर करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, क्या आप टाइगर्स को जाके काउंट करते हैं. सो हाउ डू वी डू टाइगर सेंसस, ये हमसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता है इन आर नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज. तो क्या हम पग मार्क्स को यूज करते हैं, क्या हम पग मार्क्स एंड फीकल पेलेट्स को यूज करते हैं, क्या हम सिर्फ फीकल पेलेट्स को यूज करते हैं या फिर हम एक्चुअल हेड काउंट करते हैं यानी एक्चुअल हम सारे टाइगर्स का काउंटिंग लेते हैं या फिर हम सिर्फ फीकल पेलेट्स यूज करते हैं या फिर हम दोनों पग मार्क्स एंड फीकल पेलेट्स यूज करते हैं. सो जो टाइगर सेंसस है इट रेफर्स टू द स्टैटिस्टिकल मेथड एम्प्लॉयड
to determine the population of tigers and their distribution within the country every year. तो हम हर साल करते हैं और इससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स और उनका डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द कंट्री, ठीक है. सो इट इज कंडक्टेड इन आवर नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स, हेल्प्स इन एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज. तो जो हम नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स में ये कैरी आउट करेंगे ये टाइगर सेंसस, उससे हमें क्या पता चलेगा, तो हमें उससे क्या पता चलेगा, हमें उससे पॉपुलेशन साइज ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन आवर कंट्री उसको हम इन्यूमरेट कर पाएंगे. सो इट हेल्प्स इन इन्यूमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन साइज. चलिए ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं देखते हैं कि व्हाट आर द पैरामीटर्स, ठीक है. सो द पैरामीटर्स इंक्लूडेड इन टाइगर सेंसस इन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज ऑफ आवर कंट्री आर. तो ये पहला तो होता है पग मार्क्स, दैट इज फुटप्रिंट्स, एंड दूसरा होता है हमारे पास फीकल पेलेट्स, दैट इज एनिमल वेस्ट. तो हम इनका क्यों यूज करते हैं, आखिर हम क्यों नहीं डायरेक्टली हेड काउंट कर लेते हैं. सो दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम और सीइंग देम. तो हमें ना तो टाइगर को देखने की जरूरत है, ना उसको एक्चुअली काउंट करने की जरूरत है. हम तो क्या देख रहे हैं, हम तो पग मार्क्स में इंटरेस्टेड हैं और उनके जो फीकल पेलेट्स, दैट इज एनिमल वेस्ट, जो वो प्रोड्यूस करते हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है. हेंस दीज मेथड्स आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट. तो हम सच में काउंट नहीं कर रहे हैं टाइगर्स को, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये मेथड जो है एक्यूरेट है, तो नहीं कह सकते. Nowadays, camera trapping and excreta DNA analysis are being extensively used. क्योंकि टाइगर के आसपास जाना हमारे लिए आसान नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि कैमरा ट्रैपिंग यानी कैमरा से कैप्चर कर सकते हैं टाइगर्स को और सेंसस ले सकते हैं, या फिर डीएनए एनालिसिस ऑफ द एक्सक्रीटा को कर सकते हैं, ताकि हम डिफरेंट टाइगर्स को क्या कर सके, हम डिफरेंट टाइगर्स को का डेटा ले सकें और सेंसस को कंप्लीट कर सकें. तो हम ये कर सकते हैं, ये करते हैं फॉर टाइगर सेंसस इन आवर कंट्रीज नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज, दैट इज पग मार्क्स एंड फीकल पेलेट्स को हम स्टडी करते हैं. Then we come to question number 14. Which of the following would necessarily decrease the density of a population in a given habitat? तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है आपका पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है उसको पक्का डिक्रीज कर देगा. तो क्या वो नैटेलिटी है? नैटेलिटी तो का तो मतलब होता है नए बर्थ होना, न्यूबॉर्न्स का बर्थ होना, दैट इज नैटेलिटी. मोर्टेलिटी का मतलब डेथ. इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब आना, बाहर से आना, और इमिग्रेशन मतलब अपने हैबिटेट से बाहर जाना, ठीक है. तो कौन सा जो है वो डिक्रीज करेगा? तो जाहिर सी बात है कि मोर्टेलिटी. व्हाट इज मोर्टेलिटी? द डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन अ हैबिटेट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, दैट इज मोर्टेलिटी रेट एंड इमाइग्रेशन. सो व्हाट इज मोर्टेलिटी रेट? तो मोर्टेलिटी रेट या उसे हम कह सकते हैं डेथ रेट भी. सो मोर्टेलिटी रेट और डेथ रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स which die per unit time. तो एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो पर यूनिट टाइम मर रहे हैं उसे हम कहते हैं मोर्टेलिटी रेट. जबकि जो ई माइग्रेशन है दैट इज सिमिलर टू मोर्टेलिटी बट देयर इज नो डेथ. इट इज द परमानेंट डिपार्चर ऑफ सम पर्सन्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन टू अनदर स्टेट और कंट्री. तो हमारे पास दो चीजें हो गई, एक तो मोर्टेलिटी रेट और ये दूसरा हो गया ई माइग्रेशन. तो मोर्टेलिटी का मतलब तो होता है दैट इज एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच डाई पर यूनिट टाइम. तो पर यूनिट टाइम कितने इंडिविजुअल्स मर रहे हैं, एवरेज अगर हम उसका निकालें, सो दैट इज इक्वल टू मोर्टेलिटी रेट और डेथ रेट. जबकि ई माइग्रेशन जो है इट इज नॉट डेथ, यहाँ पे डेथ नहीं हो रही है, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पीपल का. दैट इज परमानेंट माइग्रेशन हो रहा है पीपल, परमानेंट डिपार्चर, यानी परमानेंटली लोग जा रहे हैं फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन. एक पॉपुलेशन है उससे या तो अनदर स्टेट में जा रहे हैं या अनदर कंट्री में जा रहे हैं, वो डिपेंड करता है, पर अनदर स्टेट या अनदर कंट्री में जा रहे हैं. एंड क्या हो रहा है, उस पॉपुलेशन से उनका डिपार्चर हो रहा है. तो ऑल ओवर जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रहा है. सो मोर्टेलिटी एंड ई माइग्रेशन would necessarily decrease the density of population in a given habitat.
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। A protozoan reproduces by binary fission. What will be the number of protozoans in its population after 6 generations? तो हमारे पास एक प्रोटोजोन है तो हमारे पास एक प्रोटोजोन है, ये बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। So a protozoan reproduces by binary fission, which results in the formation of two daughter cells from a parent cell. तो binary fission का मतलब ही क्या होता है कि एक पेरेंट सेल है, अगर उससे टू डॉटर्स अराइज कर रहे हैं, so that is हमारे पास बाइनरी फिजन। So what is the हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ प्रोटोजोन्स इन इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 6 जनरेशंस। तो 6 जनरेशंस के बाद उसके पॉपुलेशन में कितने प्रोटोजोन्स हो जाएंगे। जब हमें इस ऐसा कुछ कैलकुलेट करना रहता है कि बाइनरी फिजन के बाद नंबर ऑफ प्रोटोजोन्स आफ्टर सर्टेन जनरेशंस, तो हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटोजोन्स आफ्टर n नंबर ऑफ जनरेशंस, दैट इज इक्वल टू 2 to the power n होता है। हमारे पास बाइनरी फिजन दे रखा है एंड नंबर ऑफ जनरेशंस पूछ रहा है 6 की 6 जनरेशंस के बाद कितने प्रोटोजोन्स हो जाएंगे इसके पॉपुलेशन में। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 2 to the power 6 कर देंगे। ये क्या क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32 एंड 32 to the 64। टोटल कितने प्रोटोजोन्स हो जाएंगे आफ्टर 6 generations in its population, तो कितना हो जाएगा वो हमारे पास 64। there will be 64 protozoans in its population after 6 generations binary fission के बाद। then ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। In 2005, for each of the 14 million people present in the country, 0.028 were born and 0.008 died during the year. Using exponential equation, the number of people present in 2015 is predicted as। तो हमें क्या करना है कि हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे बर्थ रेट दिख रहा है और कुछ डेथ रेट कितना हमारे पास फॉर ईच 14 मिलियन पीपल कितने बॉर्न हुए और कितने जो हैं वो मर गए। तो यूजिंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन 2015। ठीक है, हमारे पास जो डीएन है, दैट इज जो हमारे पास dn by dt है, हमें वो निकालना है, दैट इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज पर यूनिट टाइम, जहाँ पे n है हमारे पास साइज ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन। साइज ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय चेंज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम, हमें वो निकालना है। एंड वेयर r जो है दैट इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो अगर हम dn हमें निकालना होगा तो dn इज इक्वल टू r इंटू n, यानी कि हमें आर एन बाई डी टी निकालना है। व्हाट इज आर? तो आर इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो जो हमारे पास बर्थ दिया है और डेथ दिया है उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आर इज इक्वल टू 0.028 माइनस 0.008, तो वो आता है हमारे पास इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इज इक्वल टू 0.020। ठीक है, तो जैसे कि dn हमने देखा था कि dn इज इक्वल टू आर एन डी टी। dn जो है वो हो जाएगा हमारे पास आर एन डी टी के इक्वल। तो dn जो है दैट इज द इंक्रीज इन dn जो है दैट इज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, वो निकल के आएगा हमारे पास r दैट इज 0.02 इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू 14 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, 0.28 मिलियन। 0.28 मिलियन आएगा। और हम यहाँ पे साल कितने दे रखे हैं, 2005 से 2015 यानी 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के स्पैन में हमारे पास कितना जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। 0.28 मिलियन तो हमारे पास एक
साल का हो गया, सो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 2.8 मिलियन। तो पहले हमारे पास 14 मिलियन था प्लस 2.8 यानी ये 16.8 यानी कि अराउंड 17 मिलियन जो है हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा इन द ईयर 2015। 2005 में था 14 मिलियन। बॉर्न और डाइट का हमें पता चल गया, तो हमने इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज निकाल लिया और उसको हमने क्या किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 14 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारे पास आ गया कि एक साल में जो है पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी। उसके बाद हमने क्या निकाल लिया कि 10 साल में कितनी बढ़ेगी और हमने प्रेडिक्टेड पॉपुलेशन निकाल लिया फॉर 2015 दैट इज इक्वल टू 17 मिलियंस। तो ये हो जाएगा हमारा 16 का आंसर। देन we then come to question number 17. Amensalism is an association between two species where, so what is amensalism? ठीक है, तो amensalism में क्या होता है, one species is harmed and the other is benefited, one species is harmed and the other is unaffected, one species is benefited and the other is unaffected, both the species are harmed. So what happens in amensalism? तो जो amensalism है उसमें क्या होता है कि एक स्पीशीज तो हार्म होती है, दूसरी जो है वो अनअफेक्टेड रह जाती है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस है वो हमें पता रहने चाहिए, तभी तो हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। सो वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड द अदर इज बेनिफिटेड। तो इसमें हो क्या रहा है आखिर कि ऐसा होता है हमारे पास इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन, सो जिसमें एक स्पीशीज हार्म होती है एंड दूसरी बेनिफिट होती है। सो पैरासिटिज्म एक ऐसा इंटरैक्शन है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स where one organism parasite is benefited and the other organism host is harmed. तो पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट है वो होस्ट के ऊपर रह रहा है, तो पैरासाइट का तो बेनिफिट हो रहा है कि वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है फ्रॉम द होस्ट, पर होस्ट को तो हार्म हो रहा है उस पैरासाइट की वजह से। होस्ट को कोई फायदा नहीं हो रहा, होस्ट को इनफैक्ट हार्म हो रहा है क्योंकि वो होस्ट की चीजों को यूज कर रहा है जो होस्ट के लिए है। सो होस्ट को होस्ट के लिए उस चीज की कमी हो सकती है, सो दैट इज पैरासिटिज्म। देन वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड द अदर इज अनअफेक्टेड। सो यही हमने देखा कि अमेंसालिज्म है इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स वेयर वन ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड व्हाइल द अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड। देन वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज अनअफेक्टेड। तो अभी तो अमेंसालिज्म में हार्म हो रहा था, अगर एक स्पीशीज को बेनिफिट हुआ और दूसरा जो है अनअफेक्टेड रह गया तो उसको हम बोलेंगे कॉमन सैलिज्म। ठीक है, अमेंसालिज्म कॉमन सैलिज्म। तो कॉमन सैलिज्म में क्या होगा कि एक स्पीशीज जो है हमारा बेनिफिट होगा और दूसरा जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा। देन बोथ द स्पीशीज आर हार्म। तो बोथ द स्पीशीज जब हार्म होते हैं तो हम उसे कॉम्पिटिशन बोलते हैं। सो एक इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स जब हमारा बोथ द स्पीशीज को ही हार्म हो रहा हो then that is competition। तो हमने 4 different types of interactions देखे। पहला तो पैरासिटिज्म जिसमें हमारा एक तो बेनिफिट हो रहा है दूसरा हार्म हो रहा है। देन अमेंसालिज्म एक हार्म हो रहा है दूसरे पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। देन कमेंसालिज्म एक बेनिफिट हो रहा है एंड दूसरे पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। एंड अगर बोथ द स्पीशीज को ही हार्म हो रहा है तो उसको हम कह देंगे competition। So that is about question number 17. Then we come to question number 18. Lichens are association of। तो हमने lichens पहले भी बहुत बार पढ़ा है कि lichens क्या होते हैं। So it is a symbiotic relationship। तो symbiotic relationship का क्या मतलब होता है? It is a long term biological relationship। तो एक long term biological relationship है किसके किसके बीच? तो between two organisms in which both the organisms benefit from it। तो जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है वो 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच होती है, और जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है उसमें दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से फायदा होता है। सो जो लाइकेन होता है दैट इज अ काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ अ फंगस एंड एल्गी। तो दोनों ही फंगस और एल्गी दोनों को हमारे पास बेनिफिट होना चाहिए, तभी हम उसे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं। सो लाइकेन जो है दैट इज अ कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म। तो फंगस और एल्गी जो है साथ में रह रहे हैं। सो एल्गी कहाँ रह रहे हैं? सो एल्गी आर लिविंग अमंग द फिलामेंट्स ऑफ अ फंगस।
तो एक फंगस है, उसका फिलामेंट्स है, उसके बीच बीच में एल्गी रह रहा है। सो जो फंगस है उसको तो एल्गी से हमारा एल्गी जो है वो फोटोसिंथेटिक होता है, तो एल्गी अपना फूड सिंथेसाइज करेगा, और उस फंगस को जो कि सैप्रोफिटिक होता है वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करता, वो उस एल्गी से फूड लेगा, ठीक है। और एल्गी को क्या मदद मिलेगा कि एल्गी के पास वो फंगस होने की वजह से वो वाटर एंड मिनरल्स को इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा। जो एल्गी है जिसके जो फंगस के फिलामेंट्स में रह रहा है, उसको क्या होगा, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जो है उसके लिए आसान हो जाएगा। सो दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिट पा रहे हैं इस केस में, दोनों ही फंगस एंड एल्गी। सो जो ये कंबाइंड लाइफ फॉर्म है, इसके पास प्रॉपर्टीज है ऑफ इट्स कंपोनेंट ऑर्गेनिज्म, एंड इससे क्या हो जाता है कि जब दो चीजें साथ में रहती हैं, दो चीजें मिल के रहती हैं, सो उनका एक बेटर सर्वाइवल एडवांटेज हो जाता है कि किसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प कर रहे हैं और किसी के कुछ और, तो दोनों ही एफिशिएंटली जो है उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं, एंड दैट इज द लाइकेन का एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट? तो रूट पैरासाइट, ठीक है, तो रूट पैरासाइट इसमें से कौन सा होता है? जो सैंडलवुड है दैट इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट। सो क्या है, क्या करता है ये? पार्शियल है, यानी फोटोसिंथेसाइजेस देयर ओन फूड बट ट्रैप द रूट्स ऑफ अदर स्पीशीज फॉर वाटर एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अभी आप ही देखिए कि एक तो पैरासाइट है यानी किसी से कुछ ना कुछ फायदा ले रहा होगा, पार्शियल है यानी अपना फूड भी सिंथेसाइज कर लेता है, फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, पर क्योंकि पार्शियल है तो वाटर एंड मिनरल्स के लिए यानी वाटर एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के लिए ये ट्रैप करता है दूसरों के रूट्स को, दूसरे प्लांट्स के रूट्स को। सो हम इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल रूट पैरासाइट। की फोटोसिंथेसिस तो कर रहा है ये प्लांट, पर जो वाटर एंड मिनरल्स है वो उसको कहाँ से मिलेगा? सो उसके लिए वो क्या कर रहा है, वो ट्रैप कर ले रहा है दूसरे प्लांट्स के रूट को, यानी दूसरे प्लांट से फायदा ले रहा है, यानी कि एक पैरासाइट है। सो इट इज अ पैरासाइट बट इट इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट, और खुद से फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है। सो दैट इज सैंडलवुड। Then question number 20, which one of the following organisms reproduces sexually only once in its lifetime? So जो इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम? सो बनाना ही है ऐसा एक जो सेक्सुअली सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करता है। सो बनाना इज एन एक्सेप्शनल पेरेनियल प्लांट। सो इससे क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स ओनली ड्यूरिंग वंस इन इट्स लाइफ टाइम, thus sexual reproduction occurs only once in the lifetime of a banana plant. After रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली वंस, यानी एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया बनाना प्लांट में तो दोबारा नहीं होगा। हम जो अब क्या करेंगे, हम इसे पार्थेनोकार्पी से ही बार बार जो है रिप्रोडक्शन करवाएंगे, और कोई हमारे पास वे नहीं है। ये एक ही बार फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब एक ही बार सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है अपने पूरे लाइफ साइकिल में। अब अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है बनाना प्लांट में तो हम पार्थेनोकार्पी के थ्रू करवाएंगे, और कोई वे नहीं है हमारे पास। देन जो अदर ऑप्शन है उसमें मैंगो है। सो मैंगो प्लांट टेक्स मोर देन 2 years टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, and it produces flowers, reproduces sexually and forms fruits and seeds for more than 2 years. ठीक है, तो हमारे पास 2 साल में जो है मैंगो की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, उसके बाद ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, फ्रूट्स एंड सीड्स को बनाता है फॉर मोर देन 2 years, यानी पहला 2 years एक बार पास हो गया तो फिर ये मैंगो प्लांट जो है वो अच्छे से रिप्रोड्यूस करने लगेगा, फ्लावर्स प्रोड्यूस करने लगेगा एंड फ्रूट्स एंड सीड्स को प्रोड्यूस करने लगेगा। Then comes tomato and eucalyptus. So tomato जो है it also takes more than 2 years to complete its life cycle, and it will produce, फिर ये produce करेगा flowers, reproduces sexually and forms fruits and seeds for more than 2 years. Then we come to eucalyptus. So eucalyptus जो है it produces flowers, reproduces sexually and complete its life cycle within a year,
and thereafter dies. Thus it is an annual plant. तो जो यूकालिप्टस है वो तो भाई एनुअल है, ये एक बार फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा 1 साल में और फिर मर जाएगा, यानी ये एक एनुअल प्लांट है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। हमने सारे ऑप्शंस को देख लिया। तो आज के लिए हम एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट सेशन में हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आपने देखा कि सिर्फ इन 20 क्वेश्चंस को करके आपको लगभग 4 एक्स्ट्रा थिंग्स की नॉलेज हुई, यानी आप कह सकते हैं कि 20 क्वेश्चंस करके आपको 80 न्यू थिंग्स का पता चला। तो इस न्यू नॉलेज को आप रिवाइज करिए, अपने दिमाग में रखिए, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो यही चीजें आपको याद आएगी। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।